नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ बाय पन्ना सर में। आज से हम सोशल स्टडी का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारा है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है नेशनलिज्म इन यूरोप। उसी से कुछ 60 टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपको आए हैं। सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, 60 टाइप क्वेश्चंस हो, वेरी शार्ट हो, है ना, ये सब कराए जाएंगे। और ऑप्टिकल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आपको। तो पहला है आपका जो आज की क्लास है, ऑप्टिकल क्वेश्चन बेस्ट क्लास है। जो फर्स्ट चैप्टर यानी नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना, उसी का फर्स्ट चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, देखते हैं, है ना। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व है ना। क्वेश्चन को देखिए, समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, पूछ के आराम से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व है ना। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। पुनर्जागरण, है ना, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी फ्रांसीसी क्रांति, और डी है ये सभी, है ना। अब सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद रिलेट करेंगे कि किसी भी देश में, है ना, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए कौन सा ऐसे कारक हैं जो यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, ये देखेंगे। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण में क्या होता है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म को लेकर के जागना या एक चेतना का होना। ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन, धर्म के लिए जो धर्म में कुरीतियाँ चलने लगती हैं या फिर उसको कुछ लोग गलत तरीके से पेश करते हैं ना, या बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि उसको लोगों को प्रताड़ित करने में उपयोग किया जाने लगता है, तो उसमें धर्म सुधार का आंदोलन यानी धर्म में सुधार का एक आंदोलन चलाया जाता है ना, कि जो धर्म है वो धर्म बचा रहे, इसमें जो कुरीतियाँ हैं उसका सुधार हो सके। ठीक है, तो ये धर्म के लिए है। सी ऑप्शन जो आपका है फ्रांसीसी क्रांति। अब देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति यानी पूरी फ्रांसीसी क्रांति ही राष्ट्रवाद के विकास के लिए की गई थी, कि पूरे फ्रांस में राष्ट्र का विकास हो, यानी राष्ट्रवाद का विकास हो, फ्रांस एक राष्ट्र बने जो गणतांत्रिक हो। ठीक है, अब ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ये कहता है ये सभी, है ना। ये पढ़ने के बाद और सारी चीज़ें रिलेट करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछता है हर एग्ज़ाम में। सीबीएसई बोर्ड के कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो राष्ट्रवाद के चैप्टर से निकल करके आ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय पूछ रहा है। अभ्युदय मतलब क्या होता है, उदय। क्या होता है, उदय। घबराने की जरूरत नहीं है अभ्युदय को देख करके कि अभ्युदय क्या पूछ दिया। ठीक है, ऑप्शन ही ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि रोम, बी इटली, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। रोम में पुनर्जागरण युग का अभ्युदय रोम में हुआ था? नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो इटली है। क्या है, इटली है। क्यों? क्योंकि रोम में जो है ना पोप का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? पोप, धार्मिक गुरु है ना, इनका शासन चल रहा था। और ऐसा माना जाता है कि पूरे इटली पर, है ना, इटली के एकीकरण में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति था, जो सबसे ज़्यादा बाधक व्यक्ति था, वो कौन था? पोप था, है ना। ये धार्मिक गुरु एक पद होता है वहाँ का, पोप। ठीक है, तो हम ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, ये हमारा सही है कि पुनर्जागरण युग का जो अभ्युदय हुआ था वो इटली से शुरू होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतियों में से किसे राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है। यानी यहाँ पे कुछ क्रांतियाँ दी गई हैं, उन क्रांतियों में से पूछने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन सी क्रांति है जिसको राष्ट्रवाद की पहली क्रांति या राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है। ऐसी क्रांति जो राष्ट्रवाद के नाम पर हुई है, राष्ट्र के नाम पर हुई है ना। अब देखेंगे ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी क्रांति। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। बी ऑप्शन है रूसी क्रांति। सी क्या है? गौरवशाली क्रांति। और डी आपका है उदारवादियों की क्रांति। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, अभी क्वेश्चन करके हम लोग आ रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति किसके लिए हुई थी? राष्ट्रवाद के विकास के लिए हुई थी। और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है राष्ट्र की पहली अभिव्यक्ति, है ना। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए सही हो जाएगा। ठीक है,
रूसी क्रांति, रूसी क्रांति जो हुई थी समाज में अव्यवस्था के कारण हुई थी। राजा जो था वहाँ का इमैनुअल विक्टर द्वितीय, वो काफ़ी विलासिता हो गया था, विलासित जीवन जी रहा था, जिसकी वजह से रूसी क्रांति होती है ना। आगे गौरवशाली क्रांति है, उदारवादियों की क्रांति है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर, उसका आंसर ये होगा फ्रांसीसी क्रांति। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, है ना। यंग इटली और यंग यूरोप। अब देखिए यहाँ सोसाइटी पूछ दिया है, इस सोसाइटी से घबराना नहीं है। सोसाइटी की जगह पर कई बार संगठन भी दे देगा आपको कि यंग इटली संगठन का स्थापना किसने की थी, या यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, है ना। तो ये बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति हैं, उनका नाम है जुसेप्पे मैत्सिनी। पूरा नाम क्या है उनका, जुसेप्पे मैत्सिनी, है ना। जुसेप्पे मैत्सिनी, ध्यान से देखेंगे, जुसेप्पे मैत्सिनी, यहाँ पे मेजिनी दिया हुआ है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो उन्हीं का नाम है ना। आगे देख लेंगे ऑप्शन ए में हमारा जो गैरीबाल्डी है। गैरीबाल्डी एक संगठन बनाए थे जिसको हम लोग रेड शर्ट के नाम से जानते हैं। किस शर्ट के नाम से जानते हैं, रेड शर्ट। किस शर्ट में रेड शर्ट संगठन था, जिसको लाल कुर्ते वाले संगठन या ऐसे करके था। ये संघ सेवक सैनिकों का संगठन था जिसको इन्होंने बनाया था, ठीक है। बाकी ये जो बिस्मार्क हो गए या फिर काबूल हो गए, इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं बनाया था। आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ अपने। तो अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था। मतलब 1848 में जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उस फ्रांसी का परिणाम निकल करके क्या है, रिजल्ट पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, रिजल्ट पूछ रहा है। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। नहीं थे भाई, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना को ही तो खत्म करना था। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था निरंकुशवाद को खत्म करना। सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, नहीं, अब कोई सीमित राजतंत्र नहीं रहेगा। अब क्या होगा, सैन्य शासन की स्थापना, नहीं, सैन्य शासन भी नहीं चलेगा। पूरी लड़ाई किसके लिए होती है, पूरी लड़ाई होती है गणतंत्र के लिए। किसके लिए, गणतंत्र के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फ्रांस की क्रांति हुई, है ना, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। हाँ, ऑप्शन ए हमारा है 1788 में, है ना। देखिए 1788 जो है ना, ये ऐसा समय है जब फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी। जनता में रोष था, राजा जो था वो इतना विलासी हो गया था कि उसको अपनी जनता के का या उसकी आवश्यकताओं का कोई ख्याल ही नहीं था, है ना। जनता में आक्रोश बढ़ा, है ना। जनता में आक्रोश बढ़ा, कब बढ़ा भाई, 1788 में। अब ये फ्रांस की क्रांति होती कब है, ऑप्शन हमारा जो बी है सन 1789 में, है ना। ये हमारा सही है, क्यों, क्योंकि 5 मई, है ना, 5 मई 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है ना। बास्तिन का जो किला था वो तोड़ दिया जाता है ना। उसमें जो सैनिक होते हैं उसको निकाल लिया जाता है। खैर उसमें 7 ही सैनिक थे, वो अलग बात थी कि जो तोड़ने वाले लोग पहुँचे थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हथियार मिल जाएगा और बम फेंक देंगे उठा करके हम लोग, है ना। ऑप्शन सी जो हमारा है ना, कह रहा है 1790 में। ऐसा कुछ नहीं था, इस समय क्या हुआ था, क्रांति हो चुकी थी और क्रांति का विस्तार किया जा रहा था, ठीक है। 1787 ये भाई समय था जब क्रांति की नींव रखी जा रही थी धीरे धीरे। क्योंकि एक चीज़ समझने की ज़रूरत है ना, कि कोई भी जब क्रांति वर्ड यूज किया जाता है किसी भी आंदोलन में या उस तरह की चीज़ में, तो क्रांतियाँ जो होती है ना, वो 1-2 दिन या 1 साल 2 साल के वर्क नहीं होते हैं। ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, ऐसे लंबा प्रयास चलता है, तब जा कर के क्रांतियाँ होती हैं, है ना। तब उसको हम क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 5 मई 1789, सॉरी 1789 में, ठीक है। अब देखते हैं जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ठीक है। ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं, जुसेप्पे गैरिबाल्डी। नहीं, ये जर्मनी के नहीं है, कहाँ के हैं, ये तो इटली के हैं महाराज। कहाँ के हैं,
इटली के हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, एकदम याद रखना है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में इनका नाम जानते हैं मार दो फटाक से इसी को, यही सही होगा, नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत मतलब उलझाते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो जिसको देखे कि अरे इसका नाम तो सुने हैं, सर पढ़ा रहे थे और बस तुरंत उठा करके मार दिया, नहीं, समझना है आपको। आगे चलेंगे, आगे किसको लेकर चलेंगे, ऑप्शन बी की तरफ, ऑटो वन बिस्मार्क। यानी जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा जो मुख्य भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो किसकी थी, ऑटो वन बिस्मार्क की थी। क्यों थी, क्योंकि भाई देखते हैं अगला जो हमारा ऑप्शन है ना, वो कह रहा है नेपोलियन को। और नेपोलियन कहाँ से आता है, तो फ्रांस से आता है। कहाँ से आता है, फ्रांस से आता है। ई का करेगा जर्मनी में जा करके, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑटो वन बिस्मार्क की भूमिका जो होती है दोस्तों किस लिए होती है, जर्मनी के एकीकरण को करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यार से, है ना। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। गलती से तो मैंने यही बता दिया है कि नेपोलियन कहाँ का था, फ्रांस का था। तो फटाफट हलवा की तरह इसको मार देंगे, चला जाएगा इसमें, है ना। आगे देख लेंगे, फ्रांस में 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब होती है, हैं? क्या पूछ रहा है भाई, गणतंत्र पूछ रहा है। लड़ाई किस बात की थी, गणतंत्र स्थापित करने की। कब से शुरू हुई है, 5 मई 1889 से। कब जा करके होती है उसको भी देख लेते हैं। 1815 में न, यहाँ पे नेपोलियन की हार होती है। नेपोलियन की हार जैसे हो जाती है वैसे ही जो रूढ़िवादी सरकार के समर्थक हैं या रूढ़िवादी सरकारें हैं वे फिर से फ्रांस में हावी हो जाती हैं। 1830 नहीं, 1830 में भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहीं से तो आतंक का युद्ध शुरू होता है। 1830 से लेकर के 1845 तक का जो समय होता है उसको आतंक का युद्ध कहते हैं, है ना। रोबेस्पियर इस समय शायद, हाँ, रोबेस्पियर का शासन चलता है जो काफ़ी क्रूर होता है। अब देखिए 1792, 1792, देखिए समझने की बात है कि 1792 ऑप्शन, ओहो थोड़ी गलती हो गई मुझसे, गलती ये हो गई कि क्या हुई, हाँ ठीक है, यहाँ ए लिखना था, यहाँ बी लिखना छूट गया है, यहाँ सी लिखना छूट गया है। अरे यहाँ पर ABCD आते नहीं है जल्दी पढ़ाने, है ना। आगे देख लेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब होती है। गणतंत्र की घोषणा 1792 में होती है। तो होती है 1792 में होती है, ठीक है। अब ये ऑप्शन आपका डी कह रहा है कि 1871, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। आगे चल के देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो गलती से तो मैं यहाँ पे बता दिया था कि जुसेप्पे गैरिबाल्डी जो थे वो इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी, बता दिया ना। यहाँ पे कि नाम आ गया उनका, जुसेप्पे गैरिबाल्डी का, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। ऑटोमन बिस्मार्क किसके लिए निभाते हैं, जर्मनी के लिए। तो ऑटोमन बिस्मार्क के नाम से क्या रख देंगे, जर्मनी। इटली में इनका कोई काम नहीं है ना, यही हो जाएगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? नेपोलियन, ये तो बेचारा इटली से कोई संबंध ही नहीं रखता है, तो ये फ्रांस का। ये सब तो ऐसे ही हो गया ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक? विलियम प्रथम, नहीं रे भैया, ये तो ही जानी है। तो समझ में आया क्या पढ़ा रहे थे, पढ़ा ये रहे थे, क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद। उसी चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए थे जो आर्टिकल बेस्ड थे। हमने प्रयास किया इसको सही से समझाने का। अब बारी है आपको बताने का, आपने कितना बेहतरीन तरीके से, कितनी अच्छी तरह से इसको समझ लिया, या और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो समझ में नहीं आई हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी।